बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए अभिनेता और पार्श्व गायक अरुण बख्शी से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज कल हम बात कर रहे हैं चरित्र अभिनेता अरुण बख्शी से। करते हैं इनसे फिल्मी गपशप, बहुत सारी बातें पिक्चर के बारे में, सिनेमा के बारे में। और आप सब ने इनके अभिनय को देखा, सराहा है। गायकी की बात पर हम जाना चाहते हैं। अरुण जी, कुछ आप बता रहे थे मनोज कुमार जी का किस्सा। मनोज कुमार जी एक ऐसा किस्सा है जो कि ये युगों तक चलता रहेगा। उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सोच, उनकी समझ, और मेरा उनसे लगातार हर हफ्ते में 2-3 बार राब्ता होता है। अच्छा। और जब बातचीत होती है तो कम से कम आधा घंटा से पौना घंटा हमारी बातचीत होती है। उनके पास कहने को बहुत कुछ है और मेरे पास सुनने का मादा बहुत है, और मुझे रोज मेरी झोली में कुछ ना कुछ अच्छा पड़ जाता है जब भी मैं द ग्रेट मनोज कुमार जी से बात करता हूँ। आप यकीन मानिए, मेरा गाना या मेरी कोई परफॉर्मेंस सबसे पहले उन्हीं की नज़र के सामने होती है। अच्छा। उसके बाद दुनिया के सामने जाती है, वहाँ का रिएक्शन होता है। कभी वो विजुअल रिएक्शन नहीं देते, लिख के रिएक्शन देते। अभी मैंने एल्बम की थी, नाम था मन जी। उससे पहले की थी दिलबर, उससे पहले की थी बोल मिटी दिया बाव्या। पहला गाना उन्हीं के पास जाता है और उनका रिएक्शन के बाद में लाइफ शुरू होती है। और उनसे मैंने गाना भी लिखवाया। अच्छा। एक गाना देशभक्ति का है कि तिरंगा 3 रंग का चोला, तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला, हर भारतवासी है शोला, दुश्मन समझ ले जो मैं बोला, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वो गाया भी मैंने है, मेरे साथ में साधना सरगम जी ने गाया है और मनोज जी ने लिखा है। लेकिन उस गाने की जो जन्म कुंडली है, कुछ लोगों ने उसको अपभ्रंश किया था जी। लेकिन नेवरदलेस जब भी ये गाना मैं गाता हूँ लोगों के सामने, तो इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट ऑनर कि उनकी विचारधारा जब दुनिया के सामने जाती है और लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। इट्स ब्यूटीफुल। इसको गा के सुनाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जिए तिरंगा तिरंगा जिए तिरंगा, जिए तिरंगा तिरंगा जिए तिरंगा, तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला, हर भारतवासी है शोला, दुश्मन समझ दे जो मैं बोला 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 बोला, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, ओए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वाह, वंदे मातरम वंदे मातरम। इसकी मेकिंग में भी बड़ा मजा आया। क्या? ये जो 4 लाइनें हैं, तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला, हर भारतवासी है शोला, दुश्मन समझ दे जो मैं बोला। इट टुक 3 months। अच्छा। ये 4 छोटी सी लाइन, छोटी लाइनें नहीं है, तीर की तरह जी, एक चुभती हैं। हाँ। दुश्मनों को चुभती हैं, शोला शूल की तरह चुभती हैं। और उसमें हमारे बड़े प्यारे प्यारे क्रिएटिव झगड़े होते थे। जैसे? जब मिल गए, सपोज उनके घर में मैं पान छान लेके आया, शशि भाभी भी बीच में आ गई, उसके बाद काम शुरू होता था। बीच में कभी कभी इंसान सुर में नहीं होता है जी। तो पता लगा 15 दिन के बाद मिल रहे हैं मनोज जी इज लिटिल ऑफ कलर। तो मैं बोलता था, सर आप ना You are not behaving like Manoj Kumar ji. You are behaving like Mohan Lal, Sohan Lal, Ram Lubaya. अच्छा, मैं कहा, you take rest for 1 हफ्ता रेस्ट कर लीजिए सर। यार तेरे से झगड़ा करके बड़ा मजा आता है यार। ये झगड़ा हम रोटी कपड़ा मकान के वक्त में करते थे, शोर के वक्त में करते थे। वो जमाना होता था जी, एक एक शब्द के लिए झगड़ा होता था। अच्छा। एक एक सीन के लिए झगड़ा होता था। अगर इख्तलाफ होता था तो लोग आपस में हफ्तों नहीं बात करते थे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम समझे नहीं हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ गया हूँ। तो वो जो झगड़ा है, क्रिएटिव झगड़ा है जी। लेकिन आज के लोगों में पेशेंस नहीं है। आपने देखा होगा, इतने सीरियल होने के बावजूद कोई भी को मुगले आजम को टच नहीं कर पाया, कोई क्लासिक चीज को नहीं बना पाया, क्योंकि वहां पे ईगो आती है। जब ईगो आती है तो फिर आपका वो जो झगड़े वाला क्रिएटिविटी नहीं रहती है।
और लड़ाई केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहती। हाँ जी, वो उसूल के व्यक्तिगत गुलाम भी है। रहते हैं, हाँ। वो जो उसूल के गुलाम है, सिद्धांतों के गुलाम है, वो उसी वो सीमित है। दायरे में है। हाँ जी, उसी सीमित, वो जो रेड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करते। हाँ। क्रिएटिव तो आउट जहाँ ऑफ बॉक्स बात करें, जी, जहाँ रवि वहाँ पहुंचे वहाँ कभी पहुंच जाए, तो वो झगड़े आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट तो है। रोटी कपड़ा और मकान में किस तरीके के झगड़े होते थे? नहीं, वो उनके क्रिएटिव झगड़े होते थे। बिकॉज जब कोई क्लासिक बनाता है तो फिर आप समझ सकते हो कि उनके लेवल के लोग जो थे, म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, लिखने वाले हो गए, या शोर ले लीजिए, वो अपने किस्से बहुत सुनाते थे, और किस्से को सुन के ही ऐसा लगता था कि मैं अपनी वो गलती क्यों ना सुधारूं, ये इतने महान लोग हैं। अरुण जी, एक बात ये बताइए कि बॉलीवुड की अगर हम बात करें, यानी कि इस फिल्मी दुनिया में और किन किन लोगों ने साथ दिया आपका, और फिर उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा साथ रहा है दिलीप साहब के साथ भी। दिलीप साहब के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं। एक का नाम है मजदूर, और एक का नाम था, जो कभी रिलीज नहीं हुई, आग का दरिया। अच्छा। हमारी जो गिव एंड टेक अच्छा होना शुरू हुआ तब हुआ जब हम ऊटी में शूटिंग कर रहे थे। जी। ऊटी में मुझे उस वक्त जीप चलानी नहीं आती, गाड़ी चलानी नहीं आती थी। अच्छा। तो मुझे डायरेक्टर ने बोला कि आप गाड़ी चलाएंगे और ऐसे ऐसे करके दिलीप साहब बैठेंगे साथ में, पद्मिनी कोल्हापुर है। तो मैंने कहा सर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो बोले कोई बात नहीं, मैं चलाता हूँ। तो शॉट में कुछ देर थी, तो वहाँ पे दिलीप साहब बैठे हुए अचानक बोलते हैं, यार मैं गाना गा के आया हूँ बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी। उन्होंने कर्मा में गाया था, एक रैप सा गाया था उन्होंने, बहुत कठिन है प्रश्न ये भैया, ऐसा करके था। जी, जी। आए बारंबार, गद्दे पद्दे था। तो वो बोले मैं कुछ हैप्पी नहीं हूँ, जाके मैं करूँगा। मैंने भी हल्का सा, मैंने कहा डरते डरते, मैं कहा सर कर्मा में मैंने भी 4 लाइन गाई हैं सर। काका तू कड़ियाँ लाइना गाई हैं? मैं कहा सर वो जात न पूछे पात न पूछे न पूछेगा तेरा। ओ यार ओदियां ते ओदा ते स्केल ही बड़ा ऊंचा है। तेरा स्केल ऊंचा है? मैं कहा हाँ सर मेरा स्केल ऊंचा है। फिर उन्होंने उस दिन के बाद में दिलीप साहब ने हमको मतलब खाने के वक्त बोल, ओ मुंडे नु बुलाओ, ओ बुलाओ नु, आजा काका बैठ खाना खा मेरा। फिर वो मुझे टिप्स दिया करते थे एक्टिंग के। अच्छा। हाँ जी, ये मेन बात है। फिर शूटिंग में भी टिप्स दिया करते थे हमको, 3-4 दोस्तों को बुला के जब लाइटिंग होती थी। और उनके टिप्स आज की डेट में भी, वो टिप्स जो है ना, इतने कारगर हैं। उन्होंने हमको कहा था कि शहर में ऐसी जगह पे मत खड़ा होना जहाँ पर सबकी आंखें आपको देख सकें। 1 मतलब उस ज़माने में बांद्रा में एक पैम्पोश नाम की जगह होती थी नेशनल कॉलेज के सामने। बोले वहाँ नहीं खड़ा होना, क्योंकि सब वहाँ पे स्ट्रगलर खड़े होते हैं। अच्छा। अपनी एक्सक्लूसिविटी को संभाल के रखिए। अच्छा। तो एक्सक्लूसिविटी का मतलब है एक चेहरा है आपका, उसको आप बारंबार हर जगह मत दिखाइए। कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन नहीं होना चाहिए, और वो यू शुड बी अनकॉमन, और अपना कॉमन सेंस का ख्याल रखिए। अच्छा। बिकॉज कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन इन कॉमन पर्सन। वो आज भी मैं सोचता हूँ कि वो तबर्रुक था, एक आशीर्वाद था हम पे। जी। और एक्टिंग के बारे में बोले कि उनका देखिए अंदाज क्या का वर्ड इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे कि वो तुसी ना हुण तुहानू डायलॉग याद होने शुरू हो गए ने, हुण तुसी ना नकाशियां करनी शुरू कर दो। अच्छा। कितना खूबसूरत वर्ड है नकाशियां। अगर नकाशियों का आज वर्ड देखें, उसका मतलब है डिटेल वर्क। आप अपनी एक्टिंग में डिटेल वर्क करना शुरू कीजिए। ये आपकी टॉकीज के लिए ऐसी चीज़ें हैं जिसके अगर आप इसके काट के अगर इसका ट्रेलर भी बनाए तो आती हुई जनरेशन्स को बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। नक्काशियाँ करना, आप कैसे नक्काशी करते हो, आपके पास प्रायवाची शब्द होने चाहिए, एक शब्द के 10 वर्ड्स होने चाहिए। इम्प्रोवाइज करते करते आप कभी इधर उधर तो कहीं भी अच्छे शब्द का इस्तेमाल करो, और शब्द में अगर दम होता है तो वो शब्द बन जाता है। क्या बात जैसे गुरु नानक जी के शब्द बने हुए। क्या बात है। तो वो शब्द की हैसियत पे आना, उस रुतबे पे आना, उसके लिए इम्प्रोवाइजेशन, पढ़ाई लिखाई, अध्यात्म बहुत लाजिम है। आज भी उन्हीं की चीज़ों पे चल रहे हैं। क्या बात है। उन्हीं की चीज़ों पे चल रहे हैं। यानी कि अगर हम एक बार फिर से आपकी बात को दोहराएं तो एक्टिंग में नक्काशी, डायलॉग याद हो या ना हो, नक्काशी ज़रूर कर लो। जी। ठीक है। नक्काशी मतलब डिटेल, आपको डायलॉग याद हो गए, आपने डायलॉग बोल, लेकिन उसमें यह कि आपकी आंख किधर होगी जी, वो अलाइनमेंट में होनी चाहिए, आपका हाथ कहाँ होगा। अब वो स्टैनिस्लावस्की की कुछ जो किताबें हैं वो कि मैजिक, इफ यू आर प्लेइंग दिस कैरेक्टर, इफ यू आर प्लेइंग दिस कैरेक्टर, क्या है, तो उसमें नक्काशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी मूवमेंट क्या है, वाह,
मतलब उस आदमी को देखना, सुनना, समझना, ही इज ए ह्यूज बुक। मैं बताऊं, वॉल्यूम है, मेरे ख्याल से हम सब उनकी संतानें हैं। बिल्कुल। उनका सबसे बड़ा बेटा अमिताभ बच्चन है। क्या बात है, वो अपने आप में एक संस्थान ऐसी है। शख्सियत, जब लोग ओवर एक्टिंग और वैसी एक्टिंग करते थे, वो आदमी अंडर प्ले करता था। चाहे वो देवदास है, चाहे वो जमाने की मुसाफिर है, चाहे कोई भी फिल्म उठा लीजिए 50s की, ही वाज प्लेइंग अंडर प्ले जी। पूरी संतानों ने, पूरी जनरेशन ने उनसे इंस्पायर हुए हैं। मैं नहीं बोलूँगा नकल करने की कोशिश की, बट इंस्पायर हुए हैं। बिल्कुल। जब भी कोई सीन ऐसा हो जिसमें आप नहीं कर पा रहे हैं जी, मेरे ख्याल से आप दिलीप साहब को याद कीजिए, चुटकियों में वो सीन हो जाएगा। वाह, उसकी सुर, ताल सब क्लासिक हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी वंडरफुल। रियली आई एम टेलिंग यू। वाह, बहुत अच्छी बात। अब हमें ये बताइए, आप ऐसे ही और किसी किससे और प्रेरित हुए या क्या सीखा आपने? मैं प्रेरित बहुत लोगों से हुआ। मैं बच्चन साहब से बड़ा प्रेरित हुआ, दिलीप साहब से बड़े प्रेरित हुए। अगर दिलीप साहब उर्दू में महारत थे, उनकी तो हिंदी में, उर्दू में, पश्तो, फारसी में, सब में थी, तो बच्चन साहब ने भी एक मोहल्ला अपना कायम किया जिसमें वो अपनी हिंदी के ऊपर काम किया उन्होंने। हालांकि उनकी उर्दू, उनके तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छे हैं और उन्होंने वैसे ही उनको अच्छी तरह से फॉलो किया। तो हमने उनको देखा है। अभी भी बच्चन साहब के अंदर एक बड़ी कमाल चीज़ है। मैं कभी कभी उनकी, मुझे जो फिल्म अच्छी लगती है, परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, तो मैं उनको एक मैसेज छोड़ देता हूँ। अच्छा। मेरे दोस्त हैं, मतलब उतनी ही दोस्ती जितने की ग्रेसफुल होती है। मैं उनको मैसेज छोड़ देता हूँ कि सर, वो मैंने आपकी फिल्म पिंक देखी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना जो कॉम्प्लीमेंट है आपको एक जिंदा कॉम्प्लीमेंट दूँ, लाइव दूँ, तो फ़ोन कर लीजिए। क्या बात है। उनका 2-3 दिन के बाद फ़ोन आता। अच्छा। आता बच्चन जी फ़ोन करते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, मैं उनसे कहता भी हूँ कि वो पिंक में वो फला सीन का कल्मिनेशन जो था आपकी लुक के ऊपर हुआ था, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हमने नहीं देखी हैं एज एन एक्टर। तो अपने सीनियर से पूछना बहुत अच्छी बात है जी। आज की डेट में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत समय, कुछ सीखने के लिए मेरे पास बहुत समय है। तो फिर वो मैं क्या अपनी इस रोल को कैसे तैयार किया, जैसे यू आर आस्किंग मी, जी आई आस्क्ड हिम, फिर तो आपने कैसे किया? आप बोले जो 80+ का कैरेक्टर है, मैं क्या वो खंडर की तरह खड़ा है, आहिस्ता 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 इसमें चेंज ओवर आता है पिंक में जी। और वो उसके बाद वो ऐसा स्टाउट पर्सनैलिटी हो जाता है, बाइपोलर। बोले ही इज बेसिकली बाइपोलर और इस तरह से है, मैंने इसको ऐसे तैयार किया, वैसे तैयार। इट टुक अराउंड अबाउट 20 मिनट्स। बच्चन जी, इससे पहले हमारी बातचीत हुई थी निशब्द के वक्त कि सर ऐसा कॉम्प्लीमेंट, बड़ा गिव एंड टेक इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ रहा है। क्या बात है। फिर एक थे ऋषि कपूर जी। ऋषि कपूर जी, ही वॉज अ ग्रेट मैन, बबलिंग विद जॉय, एनर्जी, ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी एंड वो उनकी आंखें ना बिल्कुल टॉर्पीडो की तरह होती थी, सॉलिड टॉर्पीडो की तरह ऐसे लगती थी। एक फिल्म थी जिसमें मेरा छोटा सा रोल था, B.R. चोपड़ा जी की थी, तवाइफ जी। उसमें मैं गले पे चक्कू रख के मैं उनको एक धमकी देता हूँ, साथ में गाली देता हूँ। He was watching। उसके बाद उन्होंने मुझे बाद में बोला कि हमारी फिल्म बन रही है हिना, आप मेरे साथ चलो। मुझे हिना में लेके गए। अच्छा। हिना में रोल दिलवाया उन्होंने मुझे और मुझे वो चाहते थे कि मैं बिगिनिंग में 4 लाइनें भी गाऊं हिना में। उसके लिए रिकॉर्डिंग पे भी लेके गए, मैंने 4 लाइनें गाई भी। उस वक्त वहाँ पे शमी कपूर जी भी थे, शशि कपूर जी भी थे। हिना वाज एक्सपीरियंस, मतलब सवेरे 9:30 से लेके शाम 6 बजे तक उनकी आंखें, मतलब देखते रहते थे कि इन्वॉल्वमेंट कहीं कम तो नहीं हुई का, और हम भी देखते रहते थे कि हम आपके यहाँ अंडर से सीन लेके जाएंगे। एक ऐसा होता था बंधन, एक मतलब बंधन के साथ में एक अजीब सा खींचतान होता था कि नो दिस इज माय शॉट, आई हैव टू डू इट वेरी नाइसली। जी, कशिश कह सकते हैं उसको, एक खिंचाव। जी, खिंचाव था कि ये मुझे लेके जाना है। और वो उनको स्पिरिट बहुत अच्छी लगती थी उनको। अच्छा। कि ये बंदे ये काम कर रहे हैं। कभी डायलॉग अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐड करना है, तो आई यूज्ड टू गो टू माय डायरेक्टर, वो ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, बोलता था सर वो शफी नामदार हम सबको डांट के गए हैं, तो मैं उनसे कहता था सर ये हुजूर बड़ा बेसुरा बोल के गए, कैन आई ऐड दिस लाइन? ऊपर से डब्बू जी बोलते थे, रणधीर कपूर, करो 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 करो, और वो देखते थे उधर से, अच्छा ये ऐड कर रहा है ये। तो आप समझिए कि उनका इन्वॉल्वमेंट लेवल बड़ा कमाल होता था।
ऋषि कपूर जी का बड़ा कमाल का होता था। आई एम प्राउड कि मैंने इन लोगों के साथ मेरी दोस्ती भी रही है। फिर बोल रहा था बोल जी, और भी कई फिल्में थी जिनके साथ हमने काम किया उनका। इट वाज फन, वेरी ग्रेट, बहुत जिंदा दिल इंसान वंडरफुल, ऋषि कपूर साहब। वंडरफुल, जिंदा दिल। मतलब वो अपने शेल में रहते थे, वहाँ फ्रेंडशिप नहीं होती थी जी, वहाँ पे मेंबरशिप होती थी। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दीज पीपल। लेकिन आजकल तो इनफैक्ट आज की डेट में तो कुछ ऐसा हो गया है कि एवरीथिंग इज गॉन पॉलिटिक्स। आजकल तो फिजा बदल गई है, टोटल फिजा बदल जी गई हाँ, है। फिजा तो बदल गई है। लेकिन अगर हम फाइट सीन की बात करें तो किसके साथ सबसे ज्यादा मजा? फाइट सीन धर्म जी के साथ भी। धर्म जी देखिए, धर्म जी इज अनदर जेम, ही इज ए स्वीट हार्ट जी, एंड आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज अ वंडरफुल मैन। उनके साथ हमने फाइट भी की। द फिल्म वाज माफिया, उसमें एक गाना भी मैंने गाया उषा उत्तुप के साथ में। एंड उन्होंने हमारी एल्बम का उन्होंने कमेंट्री भी की बिगिनिंग की। इट वाज अ ग्रेट फन, वंडरफुल। मैं क्या बोलूँ, मेरी लाइफ जो है ना सुथरी प्यारी है, इसलिए बड़े अच्छे लोगों के साथ में मैंने उनसे कभी तवक्को नहीं रखी। मैं उनसे मुझे ये एंगल है, कुछ नहीं एंगल, लेकिन ये था कि नहीं, एक अच्छा काम करेंगे, शाम को चोली में कुछ ना कुछ अच्छा गिरेगा। लाइफ इज ब्यूटीफुल, एनी टाइम लाइफ इज ब्यूटीफुल। आपकी बातें जो है बड़ी सूफियाना जैसी हैं। हाँ है कि जी। आप सिर्फ वंडरफुल वंडरफुल कह रहे हैं। ऐसा होता नहीं है ज़िंदगी में, कुछ ख़राब भी मिलता चली, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करते हैं। हिना फिल्म एक यादगार फिल्म, जी हाँ, और उसमें आपकी भूमिका भी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से याद रखी होगी ज़रूर। चलिए गायकी की दुनिया में चलते हैं। आपकी कैसे शुरुआत हुई? मेरी माँ अच्छा गाया करती थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे पूजा और जागरण की तरफ नहीं जाने दिया। अच्छा, मुझे डिसिप्लिन करके रखा, नहीं जब अगर आएगा तो ऊंचा गाएंगे। तो वो जो आता रहा, शी वॉज गाइडिंग स्टार टू मी। आज मैं जो भी हूँ, क्रेडिट गोज टू माई मदर। फिल्म लाइन में कैसे आए? गाने के क्षेत्र में कैसे पता चला किसी को कि आप गाते हैं? आप सोच समझ के जो आते हो तो यहाँ पे वो होता नहीं है। यहाँ पे लोग सिंगर बनने आते हैं, एक्टर हो जाते हैं, एक्टर बनने आते हैं, कुछ और एडिटर हो जाते हैं, होते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ, जो मेरा शौक था वही मेरा प्रोफेशन बना। आगे जाके ये फिर और आगे बढ़ा। किसने पहचाना आपको कि आप गा सकते हैं? मैं आपसे अर्ज किया पहले कि मुझको पहले थिएटर में पहचाना गया कि ये गा सकते हैं। फिर 21 गाने पहले प्ले बकरी में, फिर दूसरे प्ले में 55 गाने। उसके बाद फिर एक था करमचंद, एक जमाने में था एक सीरियल जी, जासूस। उसका करमचंद मैंने गाया था। अच्छा, हाँ जी। वो आनंद मिलन की शुरुआत थी। हमको नहीं पता था कि इनके साथ हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। फिर थ्रू आउट उनके साथ उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ मी। उसमें अगर मैं समीर अनजान का नाम ना लूँ तो कैसा रहेगा। उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, ये समीर जी का लिखा हुआ है। झूले झूले लाल द मस्त कलंदर। फिर पपीदा जी के साथ में जो गाने गाए हैं, बहुत मजा आया। पपीदा इज अनदर स्वीट हार्ट। उनका गाना था ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी फॉर संजय दत्त। जी जी, हाय हाय, उसकी खूबसूरती कुछ और। आप लक्ष्मीकांत जी के बारे में बता रहे थे। लक्ष्मी जी जो मुझे, आपने गाना उन्होंने सुना पहला आपका? हाँ जी हाँ जी, वही था, कर्मा की 4 लाइन ले गए। और फिर थ्रू आउट द लाइफ ही वाज वेरी नाइस टू आप मी। कुछ गा रहे थे शायद, उन्होंने सुना फिर कहा तुम गा सकते हो। मैं एक गाना कभी कभी गाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा समय अच्छा आ गया। वो है जगजीत सिंह साहब की गजल है, कोई पास आया सवेरे सवेरे। ये सुनाइए ना पहले। कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे। समय लगता है अच्छा हो गया। पता नहीं, मेरा मानना है। फिर लक्ष्मीकांत जी ने सुना लक्ष्मी जी आपको? ने फिर मुझे बुलाया कुछ 1 महीने के बाद में, घर में बंदा भेजा। सवेरे गया मैं, जाके मैंने फिर उस दिन मैंने गाया, जात न पूछे पात न पूछे। मुझे नहीं मालूम था, इट्स इज लाइक एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो यू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, पीपल कम। आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप दिल से काम करते हैं, पीपल आर वॉचिंग यू, आईज आर वॉचिंग। जब आंखें देख रही हों और दिल भी धड़के आपके लिए, तो बोलता है कि काम अच्छा हो रहा है। उन्होंने मुझे रात को मैसेज किया और वो मुझे पता चला कि बोले आपको आना है कल 10 बजे आइए। मैं 10 बजे चला गया। बोले कि ये 4 लाइनें हैं।
तो मैं समझ गया, मैं कहा इसमें ये जो लंबा है, जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा, इसमें 2 जगह मींड था, जी। लंबा लेके जाना था जी। उसके लिए मैंने अपनी सांस को ज़रा ठोक पीट के ठीक किया। जी। एक छोटा सा हारमोनियम था और वो आवाज़ बिल्कुल सही हो गई। फिर वहाँ गया, ऊपर वाली की बरकत है जी, सरस्वती माँ की बरकत है। सरस्वती माँ का दूसरा नाम है स्वर स्तुति। जो आदमी स्वर का स्तुति करता है वो आमद होती है सरस्वती वाल। तो जहाँ आपको माइक पर ले जाया गया वहाँ लता जी पहले गा चुकी अरे थी। लता जी गा रही आप थी, नर्वस थी? मुझे लगा कि लता जी गा रही हैं, जब छोड़ के जाएंगी, डिविनिटी छोड़ के जाएगी, वो सरस्वती माँ है वो जाएगी, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। मैं घबरा के इधर से उधर घूम रहा था, अचानक मेरा दोस्त मिला थिएटर का, राजेंद्र, और वो बोला कि क्या है। मैं कहा यार बम्बई चांस दे रही है, ऊपर लता जी गा रही हैं, मुझे उसी माइक पे जाना है। बोले टेंशन क्या है? मैं कहा टेंशन क्या है कि हमारा गड़बड़ हो रहा है। तो बोले अभी ठीक कर देते हैं। उन्होंने मुझे वहाँ से कलकत्ता 120 हीरा मोती ठंडक इलायची वाला पान खिलाया, मेरी सुरें ठक से ऊपर गई। मैं कहा कहाँ है लता जी, कहाँ है? पता लगा लता जी चली गई थी। अच्छा। और मेरा कॉन्फिडेंस किया थिएटर के दोस्त ने। लक्ष्मीकांत जी कहते हैं क्या करेंगे, गाएं क्या सर, रेसे या टेक? अरे मैं कहा सर टेक करते हैं। अच्छा। बोले इतना आपके पास है कॉन्फिडेंस? अरे मैं कहा यही तो है कॉन्फिडेंस। तो पहला टेक ओके हो गया, भगवान का आशीर्वाद था बस। उसके बाद मजा तब आया जब वो गाना रिलीज हो रहा था जी। और मेरा दोस्त भागता भागता आया, अशोक त्यागी, आके बोले यार तेरा नाम है कर्मा इंट्रोडक्शन बाय अरुण बख्शी। तब जाके एक घंटी बजी कि अरुण बख्शी यू कैन डू इट मैन। और वो तीसरे दिन पूरी फिल्म का मुहूर्त जो था उस गाने के 4 लाइन के ऊपर था। क्या बात? और मैं दूर बैठा देख रहा था। मैं कहा दिलीप साहब के ऊपर मेरी 4 लाइन। दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह और बाकी अनुपम सब लोग थे जी। एंड मेरी 4 लाइन। देन आई हैड ए चैट विद माय आत्मा। तो आत्मा ने मुझे बोला कि मैं क्या एक्टर बनूं या सिंगर बनूं? तो आत्मा ने कहा दोनों काम करो, सर्वाइवल भी हो जाएगा और क्रिएटिविटी का मजा भी आएगा। क्या तो आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से। अब हमें ये बताइए, आप गाने के में आपने बताया कि कुछ आपकी शर्तें रहती हैं। हाँ जी, वो क्या है कि आजकल शर्तें ऐसी हैं कि पहले बोलते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आप गाना गाइए। अच्छा। बोले ठीक है गाना गाते। आजकल ये है कि गाना बना दो। अभी एक फिल्म है जिसका नाम है न्याय द जस्टिस जी। वो है सुशांत सिंह राजपूत प्रेरित फिल्म है जी। अशोक सरोगी साहब इज द मैन बिहाइंड द शो। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, बोले कि ये करो आप। तो वो उसमें है न्याय चाहिए न्याय चाहिए न्याय चाहिए, कलयुग है भाई कलयुग है। उसको लिखा भी मैंने उसको कंपोज भी किया, गाया भी जी। और आप यकीन मानिए उसमें मेरा साथी है जो मेरा अरेंजर है, दिनेश रहाते है, और वो इनका स्टूडेंट रहा है A.R. रहमान जी का। अच्छा। ये सब लोग मुझे अप्रोच करते हैं, बच्चा लोग। मैं किसी को मायूस नहीं करता हूँ, मैं कैसे ना कैसे इनको अपने साथ जोड़ लेता हूँ एंड आई टेक केयर ऑफ देम। नाम के हिसाब से भी, पैसे के भी हिसाब से, जो मुझे मिलता है उसमें से आई टेक केयर ऑफ देम। उससे क्या होता है कि आजकल ये कहते हैं कि आप बनाइए, तो मैं गाना बनाता हूँ। पहले मैं ना करता हूँ कि मत लो मुझे, मत लो मत लो मत लो। बोले क्यों? मैं कहा नाम और का रेकमेंड मैं कर सकता हूँ। क्या है कि अगर गाना बनाना है तो उसमें फकीरी होनी चाहिए फकीरी होनी चाहिए, और बीच में कोई आपको तंग ना करे, आपको कुछ बीच में आके कुछ कांटा ना लगाए, तो पहले ही ना बोल दो। फिर मैं पूछता हूँ कि आप मेरे पीछे क्यों हो? बोले इसलिए कि आप कर सकते हो, आप पागल हो। अच्छा। पगले हो। फिर मैं करता हूँ, मेरी शर्त ये है। बोले क्या है शर्त? मैं क्या, आप गाना सुनेंगे फाइन, आपको अच्छा लगेगा जो भी, 1, उसके बाद आप मुझे पैसे देंगे, फिर हम मूड आएगा तो मैं अपना गाना रिकॉर्ड करूंगा। बोले शर्त क्या है? मगर शर्त ये है जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँगा आप बीच में नहीं आएंगे, आप 15 सड़के दिखना नहीं मतलब कि आप दिखेंगे नहीं, मतलब बहुत दूर रहेंगे आप। नहीं चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। आप आइए अगले दिन जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा। मिक्सिंग से पहले आइए, कम एंड लिसन टू इट। क्यों ऐसा? क्यों? वो क्या है, बीच में अगर किसी 2 मोहतरमा को ले आए और उसने आके बोला डालेंगे इसमें कुछ ये डालो, इसमें ये एक सांस डालो, एक नो वे। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर सोचे हुए हैं, कोई पंगा नहीं चाहिए। मोहतरमा क्यों?
मेल भी तो आ सकते नहीं, हैं। मोहतरम भी आ सकते हैं, मोहतरम लेकिन भी वो आ अपनी जो सो कॉल्ड बुद्धिमत्ता है, हाँ, वो आके बीच में उन्हीं में डालने की तलाशते कोशिश हैं करनी कि चाहिए। थोड़ा सुर ऊंचा हो जाए, थोड़ा बांसुरी आ नहीं जाए, नहीं, थोड़ा वो ये आ हाँ, जाए। कुछ ये आ जाए, कुछ वो आ जाए, नहीं वो चाहिए अच्छा, नहीं कुछ कुछ चाहिए। की तो संभावनाएं हमेशा रहती हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन जो सोचा हुआ होता है, मैं उन लोगों को देखता हूँ। ओपी जी, नैयर ओपी जी, नैयर साहब। मैं लास्ट के 6 महीने रहा हूँ, आर.डी. बर्मन जी के साथ में रहा हूँ। उनके साथ गोलगप्पे और पानी पूरी भी खाई हुई है, और अच्छा। उनको बूस्टअप भी किया है, उनके वो समय भी देखा हुआ है, समय देखा हुआ है उनका। और दीज पीपल वर वेरी कंफर्टेबल विद मी, वेरी कंफर्टेबल। क्या बात है। चलिए, आपकी जो ये बातें हैं कि कोई तनाव नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। आमतौर पे ऐसा सोचा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बस धोखे ही धोखे हैं। नहीं 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 नहीं, फिल्म इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेस। इसमें कोई ऐसा धोखा नहीं, मुझे धोखा नहीं मिला है तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे धोखा बिल्कुल। है। ना ना, इट्स वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेस। आप में अगर दम है, आइए अपना पैमाना उठाइए, चीयर्स कीजिए और उसको पीजिए। क्या बात है। मैं भी टाइम एंड अगेन, कभी भी जब भी मौका मिलता है, अगर मेरा पैमाना है, मैं उठाता हूँ, उसको अर्न करता हूँ, दुनिया के साथ चीयर्स करता हूँ। इसलिए मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। क्या बात है। आपने जो शुरू में सबसे पहले कहा था कि कर्म करता हूँ सन्यासी की तरह, हाँ, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, कुछ गानों की, कुछ परफॉर्मेंसेस की एज होती है 2 दिन, 5 मिनट, 15 मिनट, जी। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल। अगर एजलेस जाना है, हमारी ये है कि एजलेस, टाइमलेस जाना है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक संन्यास आना चाहिए। कर्म में अगर संन्यास आता है तो उसकी उम्र जो है टाइमलेस भी हो जाता है और एजलेस भी हो जाता है। ऐसे हमने बुजुर्गों से अपने जो सन्यास से यहाँ पर क्या मतलब है आपका? आप लिप्त ना हो? नहीं नहीं, वो जो क्षण है, जी जो क्रंच मोमेंट है, जी। जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें 100,000% सिंसेरिटी होनी चाहिए। उसी में रहें आप, उसी में रहिए, उसी में डूब जाइए। तन मन सब कुछ वहीं होना बोले चाहिए। आग का दरिया है, डूब के जाना है, क्या बात है। तो वो आपको करना पड़ेगा। तो वो अप्रोच है, जब डिविनिटी आपको छूती है तो आपके काम में बरकत पड़ती है। कहने और का जो मतलब आपने ये ये है। और कहा था कि दिलीप साहब की बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो नक्काशी के साथ साथ आपने कहा कि अध्यात्म भी जुड़ा होना चाहिए आपके काम में या एक्टिंग में या जी, किसी भी चीज में। तो अगर ये 10 दिन अध्यात्म का क्या है? 10 दिन अगर आप अध्यात्म में ना रहें और आप काम करते रहे, आपको लगेगा कि आपका जो कर्म है वो खोखला होता जा रहा है। उसमें वो जो हिंदी का वर्ड है ना, परिपक्वता, जी। वो थोड़ा सा मिसिंग होती है। ये मैंने नोट किया। अब मैं अपना एग्जाम्पल दे तो ये सकता हूँ। अध्यात्म जो है, आप उसके लिए क्या करते हैं? अरे क्या नहीं कर सकता इंसान। 18 अध्याय हैं गीता के, श्रीमद् भागवत है, कितना कुछ है। जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जब कोई उर्दू का ऐसा उर्दू ओरिएंटेड रोल है, उसके लिए अल्लाह मियाँ का आशीर्वाद लेना पड़ता है, जी। नहीं तो कृष्ण भगवान का लेना पड़ता है। ये आशीर्वाद मिलते रहने चाहिए। अध्यात्म यही है। और लोगों के साथ में राब्ता कायम रखिए। एवरी पर्सन इज ए ब्रांड, तो वो लोगों से मिलते रहना चाहिए। बोले बातें कम कीजिए, अपनी ज़हानत दिखाते रहिए। ये बड़ा शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, दोस्ती तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जैसे आपने पुराने ज़माने के हिसाब से अगर हम बात करें, उस एरा की बात करें, तो मनोज कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब की आपने बात की, तो उसके बाद की जैसे अगर कुछ गाने जो बताएं उसके हिसाब से संजय दत्त हैं, अक्षय कुमार है, उनमें इस पीढ़ी के सेकंड जो पीढ़ी है, इसको यूँ कहें कि बाद की पीढ़ी का क्या फ़र्क लगता है? ये लोग भी एंटर किए हैं जब सोशल नेटवर्किंग नहीं था। जी। इन्होंने भी अपने आप को चेंज किया है, सब ने अपने आप को चेंज किया है। क्या है कि चेंज इज़ इनएविटेबल, जी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सबने चेंज किया है, और हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हमारे ज़माने में भी फिर वैसे ही मनोज कुमार जी होंगे या राजेंद्र कुमार होंगे। मैंने इनके साथ काम किया, राजेंद्र कुमार जी के साथ जी। भी। और ये, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, संजय दत्त है, लेकिन 50s का जो इरा था वो दैट वाज फॉर गोल्डन एरा। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो महारानी जो है वो है नरगिस जी है। She lived the life of a queen creatively, worked with all the wonderful people. बाकी वो टाइम चेंज होता रहा। अभी सोशल नेटवर्किंग का है, आजकल जिंदगियां सबकी छोटी छोटी हैं। फिर OTT प्लेटफॉर्म हैज कम, उसमें सबको डेमोक्रेटिकली लिया गया है कि ये हैं, आप बड़े हैं, तोप हैं, होंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस क्या है, मेकिंग क्या है, तो आजकल वो है। चलिए, बातें तो बहुत सारी हैं दिल कर रहा करने का, लेकिन हम सोचते हैं कि यहाँ पर विराम देते हैं और फिर कभी मौका लगा तो फिर एक लंबी बातचीत करेंगे।
अरुण बख्शी जी, मैं आपको एक बताता हूँ। स्वागत। जाते जाते मैं जयपुर से आया शूटिंग करके, आके देखा मैंने कि मेरी माँ के चेहरे पे शी हैड पैरालाइज्ड हर फेस। मैं कहा माँ ये क्या हुआ? तो बोले बेटा तेरे लिए चिंता ली है। मैं क्या ओके? मैं कहा तो एक काम करना माँ, ये आप चिंता के ऊपर गाना लिख दो। बोले मैं कहा माँ इतना अच्छा गाती है तो क्यों नहीं एक चिंता के ऊपर गाना लिखा। बोले अच्छा। मैंने एक धुन बनाई। माँ ने एक मुखड़ा लिखा, एक हटदी ते एक लग जांदी कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता। एक हटदी ते एक लग जांदी कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता। जिंदा रखदी ना मार मुकांदी कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता। चिंता चिता समान सोहणिया चिंता चिता समान। मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई दुखां तंबू ताणे। मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई दुखां तंबू ताणे। दम मारण दी जाना काई ते तेरियां तूयो जाने। एक हटदी ते एक लग जांदी कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता। मैंने एक धुन बनाई, माँ को दी, माँ ने मुखड़ा लिख दिया और मैं आपको गुनगुना कर सुना रहा हूँ। एक हटदी ते एक लग जांदी एक हटदी ते एक हटदी ते एक लग जांदी हाय नी कदी कोई चिंता। एक हटदी ते एक लग जांदी हाय नी कदी कोई चिंता। जिंदा रख दी ना जिंदा रख दी ना मार मुकांदी हाय नी कदी कोई चिंता। एक हटदी ते एक लग जांदी हाय नी कदी कोई चिंता। चिंता चिता समान सोहणिया चिंता चिता समान। चिंता चिता समान सोहणिया चिंता चिता समान। एक हटदी ते एक लग जांदी हाय नी कदी कोई चिंता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिल्मी गपशप में यानी कि बॉम्बे टॉकीज में हम बात कर रहे थे अरुण बख्शी से। तो बातों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं और यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी, फिल्मी बातें होती रहेंगी और भी बहुत सारी जानकारियां और रोचक बातें हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज का आज का ये अंक यहीं समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। अनुमति दीजिए और स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी का। बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे अभिनेता और पार्श्व गायक अरुण बख्शी से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले का। प्रस्तुत करता है जुबैर खान।